हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और उत्तर कुंजी मामले पर सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है और अगस्त के पहले हफ्ते में इसकी सुनवाई लगभग अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक के या तो लास्ट में हो जाए या सेकंड वीक के शुरुआत में इसकी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। उधर नई शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर के शिक्षकों के पदों का ब्यौरा सरकार के पास आ चुका है। सरकार इस पर जल्द ही भर्ती निकालने वाली है और ईडब्ल्यूएस पर सुनवाई कब होगी और एमआरसी का डाटा सरकार कब तक मुहैया कराएगी, सभी टॉपिकों के बारे में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज आखिरी दिन है और सभी को अपना डाटा यहाँ जो मॉडिफिकेशन को लेकर जो सबमिशन दाखिल करना था सुनवाई को लेकर, जो वकील रह गए थे जिनकी सुनवाई नहीं हो पाई थी, उनसे जज साहब ने डाटा मांगा था और आज उस डाटा की लास्ट डेट है। सभी को अपना डाटा यहाँ पर उपलब्ध कराना होगा, जिसको लेकर सरकार जो जज हैं वो अपना आदेश सुनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विदिन 3 days एनेक्सिंग डॉक्यूमेंट एंड अदर देन रेगुलेशन द अमेंडमेंट ऑफ द रूल्स ऑफ जजमेंट। ये तो बात हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में। दूसरा पॉइंट है आपका जो ऋषभ कुमार मिश्रा वाला केस था, उसमें ऋषभ कुमार मिश्रा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 23 तारीख को इसमें आपका फिलिंग डेट है इसके 23 और 23 जो फिलिंग डेट है उसके आधार पर यहाँ उधर ऋषभ मिश्रा वाले केस की सुनवाई जल्दी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इस पर पहले सरकार को, क्योंकि एआई एप्लीकेशन दाखिल की है, पहले सरकार को नोटिस जारी करेगी जो कोर्ट है, और सरकार को जब नोटिस जारी होगा तब इसके ऊपर सुनवाई देखने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगी, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसके अलावा जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और करनेश सिंह पवार इसकी सुनवाई करेंगे केस की, और जल्द ही इसमें आपको बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिल सकता है। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मेन चीज़ है वो ये देखने के लिए मिलेगी कि आरटी का जो अधिकार है, आरटी 2005, उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर पूछा गया था कि जो पहले प्रेसिडेंट हैं भारत के वो कौन है। तो यहाँ पर लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, सभी से ये चीज़ें पूछी गई और सभी ने एक ही उत्तर दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेदर द रेफरेंस योर ऑनलाइन आरटीआई और एप्लीकेशन डेटेड 24, इन्होंने डाटा तो मांगा था 24 तारीख को, लेकिन ये डाटा इन्हें लेट मिला। और ट्रांसफर फॉर द कैबिनेट सेक्रेटरी हियरिंग रजिस्ट्रेशन लोकसभा सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, आई एम डायरेक्टली फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड द pardoning and the availing the bench of concerned secretary gazette debates the section annexer। मतलब इन्होंने ये जो ईमेल है ये इन्होंने राज्यसभा से फिर लोकसभा सचिवालय को प्रेषित कर दिया। तो लोकसभा से राज्यसभा, तो दोनों ही जगह से जो इन्फॉर्मेशन आई है वहाँ पर हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 सच्चिदानंद सिन्हा, नंबर 3 BR अम्बेडकर, नंबर 4 प्रोफेसर HC मुखर्जी। तो सभी का एक ही उत्तर आया है चारों लोकसभा, राज्यसभा और कैबिनेट सेक्रेटरी से कि एज पर रिकॉर्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया डिबेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। अब क्योंकि सरकार ने जो उत्तर माना था वो माना था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उसमें जो PNP की जो अधिकारी हैं जिन्होंने उसको पेपर को बनवाया था, उन्होंने वहाँ पर वो नहीं लिखा कि अस्थायी या अस्थायी, इसकी वजह से मामला विवाद में हुआ। और अब आप यहाँ पर सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सिंपल देखने के लिए मिल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक विवाद का जो जन्म हुआ है, वो विवाद का जन्म यहाँ पर इसीलिए ही हुआ है कि सरकार ने जो डाटा है वो यहाँ पर किसका दे दिया है, सरकार ने स्वयं, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने डाटा राजेंद्र प्रसाद का दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक विवाद की स्थिति आपको देखने के लिए दिखाई दे रही है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि सही उत्तर है, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष यही थे। अब क्योंकि अस्थायी और स्थायी नहीं पूछा, इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उधर इसको अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती PNP के अति योग्य विशेषज्ञ द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए जवाब में दरकिनार करते हुए उनके तर्कों को झूठा साबित कर दिया था। लेकिन अब सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा मांगे गए जवाब पर माननीय केंद्रीय सचिवालय, लोकसभा, राज्यसभा के संयुक्त जवाब में प्राप्त उत्तर श्री राजेंद्र प्रसाद जो डाटा मांगा गया था उसमें
अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए जवाब को दरकिनार करते हुए उनके तर्क को झूठा साबित कर दिया था, लेकिन अब सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा मांगे गए जवाब में माननीय केंद्रीय सचिवालय, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त जवाब में के उत्तर में श्री राजेंद्र प्रसाद विकल्प को सही माना है। और क्योंकि उत्तर में अब बदलाव यहाँ सीधा सीधा देखने के लिए मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि इस उत्तर का अब सेंस क्या निकल कर आने वाला है, क्योंकि इसी के ऊपर विवाद है। अब कोर्ट में इसकी अगर कॉपी लगाई गई तो ये बड़ा सिंपल है, इस उत्तर का बदलना अब तय है। और यदि कोई भी उत्तर अब बदलता है तो चयन सूची का बदलाव भी तय है, क्योंकि जो केंद्रीय सचिवालय है उसने अपना जो उत्तर दिया है वह दिया है राजेंद्र प्रसाद, और सरकार ने माना है सच्चिदानंद सिन्हा। अब क्योंकि या तो सरकार जब आंसर की जारी करती, सरकार यहाँ पर एक काम कर सकती है, अगर कोई बदलाव नहीं करेगी तो सरकार यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद ए और बी, ऐसे यदि ए ऑप्शन पर राजेंद्र प्रसाद हुआ और दूसरे पर सच्चिदानंद सिन्हा, तो सरकार यहाँ पर दोनों को ही समान वैल्यू देते हुए ए और बी उत्तर कर देगी, जिससे उससे जिसका ए होगा वो भी सही, जिसका बी होगा वो भी सही। एक तरीका ये है। दूसरा, सरकार इस पर कॉमन नंबर दे सकती है ताकि जिसको नंबर मिल चुका है उस पर कोई बदलाव ना हो। लेकिन यदि कॉमन नंबर दिया तो वहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी, तब भी चयन सूची। कुल मिलाकर ये है कि विवाद इस पर होना तय है। इसी के साथ आर्टिकल 32 के अंतर्गत भारांक को चैलेंज करती हुई 24 जुलाई को ये एक मामला, और उधर केस सुनवाई का फाइनल हुआ 24 तारीख को, लेकिन एक और मामला लिस्टेड कर दिया और भारांक को चैलेंज करते हुए एक पिटीशन यहाँ और दाखिल कर दी। और आइटम नंबर 317 के तहत बीएड को बाहर करने की भी साजिश यहाँ पर दोबारा से रची गई, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है नहीं। उधर जो नई शिक्षक भर्ती निकलने वाली है एडेड जूनियर स्कूलों में, तो एडेड जूनियर स्कूलों में एक अफसरों की साठगांठ देखने के लिए मिली है। होता क्या है, जैसे कि एक मान लीजिए प्राइवेट स्कूल है, तो ये प्राइवेट स्कूल अपने ही किसी घर परिवार के व्यक्ति को या किसी जानकार आदमी को जिससे पैसे ले लिए हों, ऐसे किसी व्यक्ति को ये लोग बीएड कराते हैं। बीएड करा के टेट कराई, टेट कराने के बाद उसको अपने यहाँ रख लेंगे, और जो बीएसए अधिकारी होता है उससे साठगांठ करके उसकी सैलरी देती है सरकार। और क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर कोई नियुक्ति निकाली नहीं, तो फिर वो कोर्ट केस करने के बाद क्या होता है, फिर उसकी भर्ती की मांग करते हैं इसको नियुक्त करा जाए परमानेंट। तो इस तरह की एक घपला किया जाता है, मतलब स्कूल के मालिक के द्वारा और बीएसए अधिकारियों के द्वारा, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं जिले के, उनके द्वारा दोनों को मिलकर एक व्यक्ति जो कि सिंपल व्यक्ति घूम रहा है, कोई नियुक्ति लेकर नहीं आया, कोई परीक्षा नहीं दी, उसके डॉक्यूमेंट बीएसए ऑफिस में जमा करा के उसकी सैलरी बना के उसको परमानेंट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब ये साठगांठ पीएनपी ने पकड़ ली और आगे से ये काम होने वाले हैं नहीं। इसलिए यही कारण है कि ये लोग डाटा देने में आनाकानी कर रहे हैं। प्रदेश भर के 4300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधकों और अफसरों की साठगांठ है। शिक्षकों की नियुक्ति का मामला प्रकाश में आया है। इन स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की सूचना प्रबंधकों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजते हैं, और फिर चयन बोर्ड लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद चयन करते हुए स्कूल को आवंटित करता है। तो ये काम करा है इन्होंने। इसके अलावा पिछले 2 दशकों में 14 जिलों के DIOS ने रिक्त 271 पदों पर सूचना चयन बोर्ड को ना भेजकर रुपए लेकर बैकडोर शिक्षकों से एड हॉक नियुक्ति करवाई, मतलब पैसे लेकर जो नियुक्ति करवाते हैं, और फिर सालों भर्ती न होने का आधारहीन आरोप चयन बोर्ड पर लगाते हुए एड हॉक शिक्षकों को नियमित करने की याचिका हाईकोर्ट में डाल दी। संजय सिंह के ऐसे ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 14 जिलों के DI से जानकारी मांगी है। उधर शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने वाली है, लेकिन इसको लेकर असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि जो भ्रष्टाचार हमारे देश में फैला हुआ है उसकी जड़ इतनी मजबूत है, तो कहीं ना कहीं जो मेधावी छात्र है वो तो घूमता है सड़कों पर, और जो पढ़ा लिखा जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो रिश्वत देकर और बेईमानी से बैकडोर से एड हॉक तरीके से वो आदमी नियुक्ति पा जाता है। उधर EWS पर सुनवाई आपकी अगस्त के तीसरे सप्ताह में लगी हुई है। ये लगभग 16, 17, 18, तो 16, 17, 18 तारीख में 17 अगस्त की, तो 16 अगस्त की MRC की सुनवाई है, 17 अगस्त की आपकी EWS की सुनवाई है। तो ये डेट जो है इन पर सुनवाई देखने के लिए आपको मिलेगी। उधर MRC का डाटा सरकार देने के लिए राजी हो गई है, लेकिन ये डाटा कब जारी करती है ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसके ऊपर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। सरकार को यदि किसी विवाद से बचना है तो ये सरकार को डाटा देना होगा। तो फ्रेंड, यदि
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।